वो 12 से 14 साल का बच्चा था जो सामने रखे हुए टीवी पर अंग्रेजी फिल्म देखने में मगन था। ये एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक बेड भी था। वो बच्चा बेड के साथ ही ज़मीन पर बैठा हुआ था। वो टीवी देखने में इतना मगन था कि उसे ये एहसास तक न हुआ कि बेड पर पीछे बैठा हुआ शख्स उसके कत्ल की तैयारी कर रहा है। उसे अचानक अपना सांस घुटता हुआ महसूस हुआ। उसके गले में लोहे की जंजीर का फंदा पड़ चुका था। उसने तड़प कर उस लोहे की जंजीर को पकड़कर अपने गले से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो शख्स जिसने फंदा गले में डाल रखा था वो अपनी पूरी जान लगा रहा था। बच्चा तड़प रहा था, उसका दम घुट रहा था, लेकिन वो उसके सामने बहुत कमज़ोर था। आहिस्ता आहिस्ता उसका जिस्म ढीला पड़ता चला गया, उसकी जान निकल गई। और ये था जावेद इकबाल का पहला कत्ल। ये कहानी एक सीरियल किलर की कहानी है जिसने जिंदा दिलाने लाहौर के शहर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 100 बच्चों की जानें ले ली। उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो शोहरत का भूखा था, या वो अपने ऊपर होने वाले हमले का बदला ले रहा था? और फिर उसका अंजाम वो क्यों नहीं हुआ जो दुनिया चाहती थी और अदालती फैसला भी था? उसने क्यों और कैसे अपने साथी समेत जेल में खुदकुशी कर ली? ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जावेद इकबाल की। लेकिन पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। और बच्चों से मेरी दरख्वास्त है वो इस प्रोग्राम को ना देखें। 20 जून को पहले कत्ल की तारीख उसकी डायरी से पता चली जो उसके घर से पुलिस के हाथ लगी। वो हर जुर्म की तफसीलात अपनी डायरी में लिखा करता था। और 43 बच्चों के कत्ल के बाद उसने कैमरा भी ख़रीद लिया था। और उसके बाद उसने जिन 57 बच्चों को कत्ल किया उनकी तस्वीरें भी बनाई। बड़े फ़ख्र के साथ वो अपनी डायरी में लिखता है कि उसने पहला कत्ल 20 जून 1999 को किया और आखिरी कत्ल 13 नवंबर 1999 को। यानी सिर्फ 146 दिनों में वो 100 बच्चों की जानें ले चुका था। यानी हर 1.5 दिन के बाद वो एक बच्चे को कत्ल कर देता था। और सिर्फ कत्ल ही नहीं करता था, बल्कि उनकी लाशें तेज़ाब से भरे ड्रम में डालकर गला देता था और फिर उनकी बाकियात दरियाए रावी में ले जाकर बहा देता था। जावेद इकबाल का भी एक बचपन था। वो 5 भाई थे और 4 बहनें। वो बचपन से ही ज़िद्दी, बात बात पर लड़ जाने वाला, झगड़ालू और काफ़ी बदतमीज़ भी था। वो हमेशा वालिद के लिए परेशानियों का बाइस रहा और जैसे जैसे बड़ा होता गया वालिद की परेशानियों में इजाफा होता गया। उसके वालिद के एक दोस्त ने उसकी हरकतें बचपन में ही देखकर ये कह दिया था कि तुम्हारा बेटा नाम बनाएगा। उन्होंने शायद पूत के पाँव पालने में ही देख लिए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जावेद इकबाल नाम तो बनाएगा लेकिन नेकनामी में नहीं, बदनामी में। जावेद इकबाल बड़ा हुआ तो उसके वालिद ने उसे पाइप बनाने का एक छोटा सा कारखाना लगा कर दे दिया। और जावेद इकबाल की फितरत का यहीं से पता चलता है। वो अपने कारखाने में हमेशा कम उम्र बच्चों को मुलाजिम रखा करता था। उसने कारखाने के साथ ही एक छोटी सी दुकान भी खोल रखी थी जहां उसने मछलियां, सांप और बिच्छू पाल रखे थे, जिसकी वजह से तमाम दिन बच्चों का एक हुजूम उसके इर्द गिर्द लगा रहता था। ये शाद बाग का इलाका था और साल था 1990 जब पहली बार जावेद इकबाल पर बच्चों से ज़्यादती का इल्ज़ाम लगा। शाद बाग थाने में मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन जावेद इकबाल गिरफ्तारी से बचने के लिए फरार हो गया। पुलिस ने उसके वालिद और भाई को गिरफ्तार कर लिया। इलाका मोअज़्ज़िज़ीन बीच में पड़े और जावेद इकबाल से एक स्टाम्प पेपर पर माफ़ीनामा लिखवाया गया। जावेद इकबाल ने इलाके के मोअज़्ज़िज़ अफराद के सामने ये तस्लीम किया कि उससे बच्चों के साथ ज़्यादती की गलती हुई है। इस वाक़े के बाद जावेद इकबाल को शाद बाग का इलाका छोड़ना पड़ा, बल्कि मुनासिब अल्फाज तो ये होंगे कि उसे शाद बाग से इलाका बदर कर दिया गया। काश उस वक्त इलाके के मोअज़्ज़िज़ अफराद बीच में ना पड़ते और जावेद इकबाल को उसके किए की सज़ा उसी वक्त मिल जाती। शाद बाग से निकाले जाने के बाद जावेद इकबाल लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रहता रहा। वो जल्दी जल्दी घर तब्दील करता था। शायद इसकी वजह भी वही थी जो शाद बाग से निकाले जाने की थी।
1998 तक वो पकड़ा नहीं गया। बाप के इंतकाल के बाद बहुत सारे पैसे हाथ में आए तो उसने पुलिस में ताल्लुकात बना लिए। ये ताल्लुकात उसके काम आते रहे। 8 साल बाद उसके खिलाफ एक दफ़ा फिर मुकदमा दर्ज हुआ और थाना था लोअर माल और इल्ज़ाम वही बच्चों के साथ ज़्यादती का। लेकिन जावेद इकबाल को इस केस में भी सज़ा ना हो सकी। वो आज़ाद घूमता रहा और बच्चों के साथ ज़्यादती करता रहा। वो बच्चों से ज़्यादती तो करता था लेकिन उनकी जान नहीं लेता था। उसने बच्चों को कत्ल करना कब और क्यों शुरू किया ये भी उसने अपनी डायरी में लिखा। 17 सितंबर 1998 को जावेद इकबाल को कत्ल कर दिया गया था, ये उसका मानना है। हालांकि वो इस हमले में ज़िंदा बच गया, लेकिन उसके नज़दीक 17 सितंबर 1998 को वो ख़त्म हो चुका था और उसने फिर एक नया जन्म लिया। क्या हुआ था 17 सितंबर 1998 को? 17 सितंबर की शाम रंगीन मिजाज जावेद इकबाल मीनारे पाकिस्तान की सैर को निकला और घर वापसी पर 2 मोरिया पुल से गुजरते हुए उसे एक नौजवान मिला जिसे वो अपने साथ घर ले आया। जावेद इकबाल का तो कहना है कि घर आने के बाद वो मामूल के मुताबिक सो गया और उस रात के बाद उसकी आंख खुली 21 दिन के बाद 8 अक्टूबर को, और उसकी वालिदा ने उसे बताया कि वो जिस नौजवान को उस रात घर लेकर आया था उसने सोते हुए उस पर हमला किया और उसके 7 साला घरेलू मुलाजिम अरबाब को भी कत्ल कर दिया। जावेद इकबाल ने पुलिस को ये कहानी सुनाई कि वो जिस नौजवान को घर लेकर आया था उसने उसके 7 साला घरेलू मुलाजिम अरबाब के साथ ज़बरदस्ती ज़्यादती की कोशिश की और नाकामी पर उसे कत्ल कर दिया और इस पर भी सोते हुए हमला कर दिया। जावेद इकबाल के 2 भाई भी उस रात उसके घर आकर ठहरे हुए थे। उन्होंने पुलिस को बयान दिया कि जावेद इकबाल उस रात एक मलेशिया को लेकर घर आया था। वो दोनों भाई तो नीचे सो गए थे। जावेद इकबाल उस मलेशिया और अरबाब नामी घरेलू मुलाजिम को लेकर ऊपरी मंजिल पर चला गया था। रात को किसी वक्त शोर से जब आंख खुली तो उन्होंने देखा कि मलेशिया तो भाग चुका है और जावेद इकबाल और अरबाब शदीद ज़ख्मी हैं। लेकिन असल कहानी उस वक्त सामने आई जब मलेशिया गिरफ्तार हुआ, और ये कहानी वही थी जिसकी उम्मीद थी। उस नौजवान का कहना था कि उसे मालिश करवाने के बहाने घर ले जाया गया, जहां उससे ज़बरदस्ती ज़्यादती की गई। जावेद इकबाल के सो जाने के बाद उसने कमरे में रखी हुई अलमारी में से बंदूक निकाली और उसके बट मार मार कर अपने नज़दीक जावेद इकबाल की जान ही ले ली। जो स्टार्ट है ये पहले रहता था गाज़ियाबाद में, वहाँ पर इसने 2 बच्चे उधर ले गया जो ये मालिश वगैरह करते हैं छोटे बच्चे अपने घर, और उनको रात ले गया और उधर जाकर इसने उनके साथ रात को बदफेली की और फिर सो गया। चुनाचे वो बच्चों ने कहा कि हमें लाया किस काम के लिए था और इसने हमारे साथ क्या किया, इसका काम करते हैं। चुनाचे उन्होंने नज़दीक उसकी राइफ़ल पड़ी हुई थी, उसको लेकर उसके सर पर उसके बट मारे, इतने मारे कि उसको बेहोश कर दिया और वो खून से लथपथ हो गया। और वो वहाँ से अपन इस तरह समझा कि उन्होंने कि ये मर गया है, तो वहाँ से फिर वो फरार हो गए। मलेशिया के बयान से हक़ाइक़ सामने आने के बाद जावेद इकबाल के ख़िलाफ़ ज़्यादती का 3रा मुकदमा दर्ज हुआ। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, सर की हड्डियाँ टूट चुकी थीं और डॉक्टर्स के मुताबिक उसके बचने के चांसेस बहुत कम थे। लेकिन वो जालिम फिर भी बच गया। लेकिन अब वो एक जावेद इकबाल था जो बदले की आग में जल रहा था। इसने बयान दिया जब पकड़ा गया कि भाई जब मुझे 2 बच्चों ने मारा, इतना मारा कि मैं बेहोश हो गया, मेरी माँ ही थी वो भी इसी गम में फौत हो गई। चुनाचे मैंने उस वक़्त अपने ज़हन में लिया कि ये जो 2 बच्चों ने मारा है, ऐसे 100 बच्चों को मैं मारूंगा और उनकी माँओं को रुलाऊंगा जैसे मैं रोया हूँ। ये उसका मेन ज़हन में उसने प्रोग्राम अपना बनाया। उसने कसम खाई कि वो खुद पर होने वाले हमले का बदला लेगा और घरों से भागे हुए 100 बच्चों को कत्ल करेगा। अपनी कसम को पूरी करने के लिए उसने लाहौर के इलाके रावी रोड में वो मकान लिया
जिसे उसने मक्तल गाह बना डाला 100 बच्चों को। उसने सिर्फ उनकी जानें ही नहीं ली, बल्कि उन्हें तेजाब में डालकर गला भी दिया। जावेद इकबाल के इस गंदे खेल में उसका साथी था नदीम उर्फ देमी। ये भी घर से भागा हुआ एक 12-13 साल का लड़का था, जिसे उसके वालिदैन ने हिफ्ज करने के लिए मदरसे में बिठाया था और वो भागकर लाहौर आ गया। जावेद इकबाल से उसकी मुलाकात वहीं मीनार पाकिस्तान पर हुई। जावेद इकबाल ने उसकी मदद की और उसे काम के बहाने घर ले आया। जावेद ने उसकी जिम्मेदारी लगाई कि वो पापड़ बेचने के बहाने दाता दरबार और मीनार पाकिस्तान जाया करे और वहाँ से बच्चों को काम के बहाने अपने साथ घर ले आया करे। जावेद के साथ ये नदीम 12 से 15 दिन रहा और इस दौरान वो 6 से 16 साल के 13 बच्चों को लेकर जावेद इकबाल के घर आया। जावेद इकबाल ने आखिरी बच्चे का कत्ल 13 नवंबर को किया और 30 नवंबर को नदीम अपने घर वापस लौट गया। जावेद इकबाल जिन बच्चों को कत्ल करता था, उनके जूते और कपड़े अपने पास महफूज कर लेता था, जो इस मक्तल गाह से बोरियों में भरे हुए मिले। जब कहानी खुल गई तो घरों से भागे हुए बच्चों की माएँ पंजाब भर से लाहौर पहुंची। उन्होंने अपने बच्चों को तस्वीरों, जूतों और कपड़ों से शनाख्त किया। उनकी चीखें और उनकी आहो बका वहाँ मौजूद लोगों के मुताबिक आज भी उनके कानों में गूंजती हैं। क्या क़यामत गुजरी होगी उन पर। जावेद इकबाल जब 100 बच्चों को कत्ल कर चुका तो ना जाने क्यों उसने चाहा कि ये बात मीडिया में पहुंचे। उसने पुलिस के आला हुकाम को एक खत लिख डाला, जिसमें उसने बच्चों के कत्ल का न सिर्फ एतराफ़ किया, बल्कि बच्चों को कत्ल कैसे किया उसकी तफसीलात भी लिख डाली। DIG लाहौर से होते हुए ये ख़त DSP CIA तारिक कंबो तक पहुंचा। उन्हें तफ्तीश का हुक्म मिला। तारिक कंबो रावी रोड पर वाक़या इस मकान में पहुंचे। जावेद इकबाल को CIA सेंटर ले जाया गया और बाद में तारिक कंबो ने अपनी रिपोर्ट आला हुकाम को भेज दी। तारिक कंबो ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि ये शख्स एक पागल शख्स है और ये 100 बच्चों को कत्ल नहीं कर सकता। जावेद इकबाल की पकड़ का वक्त अभी नहीं आया था, इसलिए तारिक कंबो ने रावी रोड पर वाक़या उस मकान की तलाशी नहीं ली, वरना सब कुछ उसी वक्त सामने आ जाता। जावेद इकबाल CIA पुलिस के हाथों तो बच निकला, लेकिन वो शोहरत का भूखा था। उसने यही ख़त 2 दिसंबर 1999 को रोज़नामा जंग को भेज दिया। जंग अखबार में ये ख़त किसे मिला, आइए उनसे बात करते हैं। जमील चिश्ती, एडिटर क्राइम, रोज़नामा जंग, लाहौर। जमील चिश्ती साहब, 2 दिसंबर 1999 आपकी ज़िंदगी का एक यादगार दिन है, जब आपको एक लिफाफा मिला था। क्या था उस लिफाफे में? एक ख़त जो ऑफिस के डाक से होता हुआ मेरे पास आया, उसमें 70s बच्चों की तस्वीरें थीं और उसमें जावेद इकबाल मुग़ल ने ये इतराफ़ किया हुआ था कि उसने 100 बच्चों को मर्डर कर दिया। मर्डर करने का उसने मेथड लिखा हुआ था कि मैं दाता दरबार मीनार पाकिस्तान से बच्चे लाता हूँ और उनको ला के वहाँ एसिड उनको चेन डाल के या पॉइजन दे के उनका मर्डर करके और उसके बाद उनको एक ड्रम में सल्फ्यूरिक एसिड डाल के मैं रख देता हूँ, सुबह तक वो मेल्ट हो जाते हैं। उसके बाद शुरू में मैं ये उसमें अपने कम्बोर्ड में बहाता रहा। मोहल्ले वालों ने जब शिकायत की तो फिर मैंने ओल्ड रावी के नाले में जाके बहाना शुरू कर दिया। इस तरह उसने ये इकरार किया कि मैंने 100 बच्चों को कत्ल किया। लिफाफा मिलने के बाद आप कब उस मकान में दाखिल हुए और आपने वहाँ क्या देखा? मेरे पास एक दोस्त थे जो शक्ल से गाल में पुलिस वाले लगते थे। मैं उनको लेके, जो जावेद इकबाल ने एड्रेस लिखा हुआ था 13B रावी रोड लाहौर, मैं वहाँ गया। मैं एक तंग सी गली से होता हुआ राइट साइड पे एक छोटा सा कमरा था, वो घर था, उसका छोटा दरवाज़ा, तो वो जो है वो अंदर से वो बाहर से लॉक लगा हुआ। लोगों से पूछा, उन्होंने कहा यहाँ तो एक कोई रहता था, वो चला जा चुका है, कई दिन से नज़र नहीं आया। मैं डीलर के पास गया तो मैंने डीलर को कहा कि रमज़ान साहब आए ज़रा वो खोलें। जब वो नहीं माना तो मैंने कहा बात सुने, हमें इतला है कि यहाँ 100 बच्चों का मर्डर हुआ है। तो तब उसने कहा कि मैं ये कर सकता हूँ कि साथ वालों के पड़ोसियों का दरवाज़ा
आपको खुलवा दूँ, आप दीवार फैलान के चले जाएँ। मैं अपने फोटोग्राफर के साथ दीवार फैलान के अंदर दाखिल हुआ। मेरे अकब में वो प्रॉपर्टी डीलर और दूसरे शख्स आए। जवेद इकबाल मुग़ल ने ख़त में जो लिखा था कि वहाँ 100 एक बोरे में 100 बच्चों की जूते पड़े होंगे, 100 बच्चों के कपड़े पड़े होंगे, दीवारों पे पम्फलेट लगे होंगे और एक छोटा सा एक स्टोर रूम नुमा रूम कमरा, उसमें मैं एसिड कम और पानी ज़्यादा डाल आया हूँ ताकि आपको बॉडी पार्ट्स मिल जाएं। तो मैंने वो ड्रम खोला, मेरा हाथ जल गया कि वाकई वो सही था, उसने जो क्लेम किया सही था। जमील चिश्ती साहब ने अगले दिन के अखबार में खबर छाप दी और अब पंजाब भर की पुलिस जावेद इकबाल के पीछे थी और वो अपने साथियों नदीम उद्दीमी और साजिद के साथ गारों में छुपता फिर रहा था। उसके पास सिर्फ 3 प्राइज बॉन्ड थे और पुलिस ने तमाम पंजाब के बैंकों को इसकी इत्तला दे दी थी। सराय आलमगीर के एक बैंक में उस वक्त खलबली मच गई जब कैशियर ने अचानक आवाज़ लगाई, बैंक के दरवाजे बंद कर दो, यही वो शख्स है जिसने 100 बच्चों को कत्ल किया है। लेकिन जावेद इकबाल यहाँ से एक बार फिर बच निकला। असल में हुआ कुछ यूँ कि नदीम और दीमी और साजिद को जावेद इकबाल ने प्राइज बॉन्ड कैश कराने के लिए बैंक में भेजा था। वो खुद बाहर खड़ा हुआ था। बैंक से पुलिस ने नदीम और साजिद को गिरफ्तार कर लिया, जबकि जावेद इकबाल को तेज़ाब फराहम करने वाले उसके एक और साथी इसहाक बिल्ला को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। साथियों की गिरफ्तारी के बाद 30 दिसंबर को जावेद इकबाल ने भी रोज़नामा जंग के दफ्तर पहुंचकर गिरफ्तारी दे दी। जावेद इकबाल ने फैसला किया कि मैं जंग के दफ्तर आके गिरफ्तारी दूंगा। ये मैं एक साइको आदमी को, जो मेरे नज़दीक साइको था, मैं उसको एक गाइडलाइन प्रोवाइड किया, रास्ता दे रहा था। तो जिस दिन मैंने ये कहा तो जंग लाहौर का सिक्योरिटी गार्ड कदीर, मैंने उससे कहा कि कदीर, एक बंदा आएगा, कहेगा कि मुझे नहीं पता उसका उलिया क्या होगा, उससे वो कहेगा कि मैं जावेद इकबाल मुग़ल हूँ, अस्सलाम वालेकुम कहेगा, पहले मैं 100 बच्चे मैंने कत्ल किए, गिरफ्तारी देने आया हूँ। कोई बात नहीं कर दी, उसको मेरे कैबिन में बिठा के अंदर से ऑफिस लॉक कर देना। सेम ऐसा ही हुआ। फिर 1.5-2 घंटे उसका वहाँ इंटरव्यू किया गया और उसके बाद उसको जो फिर पुलिस ने कहा कि हमें बुलाएं। मैंने कहा मैं नहीं बुलाऊंगा, बिकॉज आई एम वेरी प्रोफेशनल। बाद में उन्होंने फिर आर्मी से हेल्प की ली। तो जब फाइनली आर्मी आई तो मुझे उनके हैंडओवर करना पड़ा। तो मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि मैं चाहता इसकी तस्वीर। तो आप जब बाहर सारा पाकिस्तान का मीडिया बाहर था, इंटरनेशनल मीडिया बाहर था, तो मैंने जो है ना उसके कपड़े सर के ऊपर चादर उन्होंने लपेटी और इस तरह उनके हैंडओवर कर दिया। जावेद इकबाल मुग़ल ने अपनी तफ्तीश में जगह जगह इस बात का इकरार किया। जावेद इकबाल का क्या कहना था, उसने ऐसा क्यों किया? वो एक साइको था और वो बच्चों को नहाते देख के भी बहुत खुश होता था। जहाँ तक उसका मर्डर का सवाल है, तो मैंने जावेद इकबाल मुग़ल से जब इंटरव्यू किया तो मैंने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा मैंने खुदा से ये कहा था कि मैं 100 आदमी मारूंगा, 100 बच्चे मारूंगा। उसकी रीज़न उसने क्या बताई? उसने कहा कि मेरे इन हरकतों की वजह से मेरी माँ जो है ना वो बीमार रही हॉस्पिटल और वो मर गई। तो उसी दिन मैंने फैसला किया, जिसने मेरी एक माँ रुलाई है, अब मैं 100 माँओं को रुलाऊंगा। तो इसलिए मैंने अपना वादा पूरा किया। जावेद इकबाल को जंग के दफ्तर से गिरफ्तार करके किला गुज्जर सिंह ले जाया गया, जहां उसके दीगर साथी पहले से ही मौजूद थे। इस केस के तफ्तीशी अफसर थे DSP CIA मसूद अजीज़। उनसे ही जानते हैं कि उन्हें इस केस के हवाले से अब क्या याद है। आपको कब यकीन हुआ कि जावेद इकबाल ने वाकई 100 बच्चों की जान ली है? इसका तरीका था कि एक फ़ोटो इनकी उतारता था, नंबर 2 वो इनके एड्रेस भी लिखता था साथ। तो उन एड्रेसेस पर हमने तमाम पार्टीज़ जो बनाई पुलिस की वो गईं और उन्होंने वाकई बच्चे उनके मिसिंग थे
वो सारे बच्चे गरीब गुरबा के, बहुत गरीब जो लड़के और ख़ानदान हैं उनके बच्चे थे, जिनके 4 5 6 बच्चे थे। वो फिर कहते थे कि जाओ भाई अपना खुद ही कमाओ खाओ। वो इस वजह से वो लाहौर शहर का रुख करते और इधर आकर वो धंधा करते, जो भी कोई क्रिमिनल के हाथ चला जाता, कोई उस तरह करता, कोई ये सिलसिला उनका जारी रहा। तो ये ऐसे बच्चे थे। तो ये जो आपने कहा कि आपको कैसे यकीन हुआ, ये हमें तो पूरा शोर हो गया था कि ख़ानदान जितने भी हैं सब के उन्होंने आकर अपने बच्चों के कपड़े भी शिनाख्त किए जो हमने बरामद किए थे। उनके ख़ास तौर पर 2 बच्चे थे कसूर के, उनको लास्ट में उसने किया था। उनके 2 उसमें से मालूल में से कड़े मिले थे जो ये पाँव में ये डालते हैं घुटनों पर, तो वो उन्होंने शनाख्त की कि ये हमारे बच्चे के हैं। उससे भी हुआ, बाकी जो एविडेंस थी उससे भी हुआ। फिर नंबर 2, उस वक्त के जो गवर्नर थे उन्होंने कहा कि भी मुझे ये प्रैक्टिकल कैसे मेरे पता चले कि ये वाकई इसने इतने की है। ये इस तरह बच्चे जो मालूल नहीं हो सकते, चुनाचे उनके डेमॉन्स्ट्रेशन के लिए मालूल का इंतज़ाम किए, एक रान बकरे की उसमें डाली, तो वो 3 4 5 घंटों में जो मालूल हो गई। उन्होंने कहा वाकई ये सही है, ये इसी तरह हुआ। दौरान तफ्तीश जावेद इकबाल का रवैया कैसा था? क्या वो कोई शोहरत का भूखा शख्स था या कोई जहनी मरीज़? वो साइकी भी हो गया था, चूँकि उसको इसके जो सर में इतनी चोटें आई थी कि वो काफ़ी डिस्टर्ब था मेंटली भी, और उसका एक जहन में रवेंज था अपनी माँ का। और फिर उसने कहा कि चलो मेरी माँ का मैं बदला लूँगा और उसके बाद मेरा नाम दुनिया में होगा कि मैंने इस मकसद के लिए इतने बच्चों को मारा। ये उसका एक शोहरत मेरी होगी दुनिया में, मीडिया में सारे। तो वो हुआ भी ऐसे ही। और इसका वर्ड बुक जो है उसमें 5th नंबर पर इसका इंदराज है, इसके सीरियल किलर में। तो ये इसकी जावेद इकबाल की गिरफ्तारी के बाद लाहौर की मुकामी अदालत में मुकदमा चला। मुलजिमान को अपनी सफाई पेश करने के लिए हुकूमत की जानिब से वकला सफाई फराहम किए गए। अदालती कार्रवाई चंद हफ्ते चली और 16 मार्च सन 2000 को जज अल्लाह बख्श रांझा ने इस तारीख़ी केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिमान को भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने 100 बच्चों की जान ली है, इनके जिस्मों के 100 टुकड़े कर कर इन्हें मीनार पाकिस्तान के सामने तेज़ाब में डाल दिया। सेशन कोर्ट में इसका ट्रायल होता है, वहाँ 6.5 घंटे मुझ पे जरा होती है, मेरी जरा पे उसको उसके ख़िलाफ़ फैसला आया था। लेकिन वो वहाँ जो एडिशनल सेशन जज है उनके फ़ैसले से मैं मुतमईन नहीं हूँ। उन्होंने जो फ़ैसला दिया वो लीगली ऐसा हो ही नहीं सकता था, ना कोई इस्लामिक या पाकिस्तानी ताज़ीरात के लॉ में कि जी बच्चे वो जावेद इकबाल मुग़ल को हैंग किया जाए और हैंग करके उसको जो मर जाए उसके बाद उसकी लाश के 100 टुकड़े किए जाएं और 100 टुकड़ों को एसिड में डाल दिया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं था। अदालती फैसले के बाद जावेद इकबाल और दीगर मुलजिमान ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट से ये मुकदमा वफाकी शरई अदालत में मुंतकिल कर दिया गया और अभी केस की सुनवाई ही हो रही थी कि 8 अक्टूबर सन 2001 को जावेद इकबाल और उसका साथी साजिद कोट लखपत जेल में अपने अलग अलग सेल में मुर्दा पाए गए। बज़ाहिर खस कम जहां पाक वाला मामला था कि 100 बच्चों की जानें लेने वाला अपने अंजाम को पहुंचा, लेकिन क्या जावेद इकबाल ने वाकई खुदकुशी की या उसे जेल में कत्ल कर दिया गया? ये सवालात उन दिनों बहुत ज़्यादा उठ रहे थे और बात उस वक्त खुली जब जेल के एक अहलकार ने ये बयान दिया कि दोनों की लाशें सलाखों से लटकी हुई थी। उन्होंने जेल में फराहम की जाने वाली चादरों से अपना गला बांधकर खुदकुशी कर ली थी। उसने उन्हें जब लटका देखा तो उनके गलों से फंदे खोलकर लाशों को नीचे उतार दिया। लेकिन इस कहानी पर सबको यकीन नहीं है। पहले जानते हैं मसूद अजीज़ साहब से कि क्या उन्हें इस कहानी पर यकीन है और उनके नज़दीक जावेद इकबाल का ये अंजाम ठीक हुआ? बिल्कुल जी, इसको सज़ा तो
मिलनी थी और मिलनी चाहिए। और इसने जो अपने हैंग किया उसमें भी क्लियर ही है, मैं तो नहीं कुछ कह सकता कि बहरहाल जो वाक़यात जो शाहिद आए जेल से तो वो यही थे कि इन्होंने खुदकुशी की है। ज़रा आप चिश्ती साहब का भी मौक़िफ़ ले लेते हैं। जमील चिश्ती साहब, ज़रा आप बताइएगा, क्या आपके नज़दीक जावेद इकबाल और उसके साथी ने वाकई कोट लखपत जेल में खुदकुशी कर ली थी, या इस तरह इस मामले को हमेशा के लिए निपटा दिया गया? डेथ सेल से मेरे सोर्सेज ने बताया कि वो एक दिन गए वहाँ, एक सेल में जावेद इकबाल था, एक में साजिद था। तो जब पता चला कि जी कि उन्होंने, क्योंकि डेथ सेल में हज़ार बंद नहीं होता, डेथ सेल में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, उसकी ऊंचाई नहीं होती, कोई ब्लेड नहीं होता कि आदमी पहले साहिब मौत के खौफ से अपने आप को ख़त्म ना कर ले, तो ऐसा वहाँ इंतज़ाम रखा जाता है। तो बताया ये गया कि जी कि वो जो छोटा गेट होता है, वहाँ उन्होंने दोनों ने एक ही वक्त में यहाँ वो फंदा लिया, कपड़ा जो ऊपर लेने वाली चादर होती वाइट, उससे फंदा लिया और लटके कैसे कि नीचे कहीं पाँव उटका के उसको ऐसे झटका दे के अपने गर्दन तोड़ दी, और दोनों ने एक ही वक्त पे ऐसे किया। फ़हीम सिद्दीकी साहब अच्छी तरह जानते हैं कि साहिब मौत के कैदियों की एक टर्म में डलाई, कि वो अंदर रह के सेल में, छोटे सेल में रह के उनकी जब टांगें जवाब दे देती हैं तब उनको टहलाया जाता है बाहर 1 घंटा या आधा घंटा बाहर। तो वो मेरे कुछ लोग वहाँ थे जेल में, तो वो कह रहे कि हमारी ढलाई थी, हम जा रहे थे वहाँ से, तो इस तरह में हमने देखा कि वो दोनों ज़मीन पे पड़े हुए थे और उनके ऊपर वाइट चादरें पड़ी थी। हमने कहा ये सो रहे होंगे, मैंने कहा लेकिन ये डायरेक्शन क्यों है ऐसी है, लेकिन जब वापस आए तो वो लटक रहे थे। इट्स मीन के उसको वहाँ भी कत्ल कर दिया गया। तो मैं ये कहूँगा कि पुरअसरार कहानी का पुरअसरार अंजाम हुआ। ये किन लोगों ने उसको कत्ल किया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पे तहकीक की ज़रूरत है। जावेद इकबाल को ज़िंदा रहना चाहिए था, मे बी वो रिकॉर्ड सामने आ जाता जो बच्चों की स्मगलिंग करता है, जो बुरे कामों के लिए बच्चों को इस्तेमाल करता है, जो बहुत सी ब्लैक तंजीमों के लिए काम करते हैं। जावेद इकबाल की मौत से ये सारा केस भी उसकी कब्र के साथ दफन हुआ। जावेद इकबाल ने खुदकुशी की या उसे जेल में कत्ल कर दिया गया? आज 22 साल गुजर जाने के बाद भी ये एक मौम्मा है, क्योंकि जावेद इकबाल के इस तरह मारे जाने से उन 100 बच्चों के वालिदैन को इंसाफ नहीं मिल सका। उन्हें इंसाफ तो उसी तरह मिल सकता था जो अदालत का तारीख़ी फ़ैसला था। 100 बच्चों के कातिलों के 100 टुकड़े करके उन्हें तेज़ाब में गला दिया जाए। मैंने इस स्टोरी का इंतखाब क्यों किया? क्या इसलिए कि ये एक सीरियल किलर की कहानी है? नहीं, इस कहानी का सबसे भयानक रुख यह है कि जावेद इकबाल के हाथों मारे गए तमाम बच्चे अपने घरों से भागे हुए बच्चे थे, जो अपने वालिदैन या घर के दीगर अफराद के रवैये या उनकी सख्ती की वजह से अपने घरों से भागे और जावेद इकबाल जैसे सफ़ाक इंसान के हाथ चढ़ गए। तो प्लीज़ अपने बच्चों पर नज़र रखिए और उनसे प्यार भी कीजिए। इंसानियत को लर्जा देने वाले जुर्म की कहानी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।